गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं? देखिए, आपको पता है ना कि हम पढ़ रहे हैं क्या, टेंस। और टेंस में बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। और उसी चीज़ को समझते हुए अपने कल तक के एपिसोड में जो समझा, वो समझा कि एच और बी या डी एम बी एच पूरा समझा। अब उसकी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें आपको समझ, तैयार हो जाओ, मैं उनके कुछ नोट्स आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है। पॉइंट नंबर 1, देखिए गाइस। पॉइंट 1, डू डज इट के बाद, डू डज डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट FIRST फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है, यूज की जाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है। उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES नहीं लगाया जाता, चाहे आपका चाहे आपका सब्जेक्ट चाहे आपका सब्जेक्ट नहीं लगाया जाता है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो। मतलब डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है। अब इसी का आपको एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा समझने के लिए। ठीक है, इधर देखेंगे आप। सब्जेक्ट सिंगुलर लेना है मुझे, जैसे मैंने यहाँ लिया शी। अब शी के तुरंत बाद चाहे आप सी के अनुसार डज ले लें या फिर डिड ले लें। सी डज नॉट और सी डिड नॉट, चाहे डज आया चाहे डिड आया, लेकिन इनके बाद जो वर्ब होगी वो फर्स्ट फॉर्म में होगी, एस या एस नहीं होगा। सी डज नॉट गो और गोज, वही गो और गोज, चाहे कोई सा भी हो, चाहे डज हो चाहे डू हो चाहे डिड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेनी है, और वर्ब की ऐसी फर्स्ट फॉर्म लेनी है जिसमें एस या एस भी नहीं होना चाहिए। कहीं तुम सोचो कि सी सिंगुलर है तो एस वाला ले लूं, नहीं भैया, जो एस आना था वो इसमें आ लिया। सब्जेक्ट के बाद ही एस या एस लगा सकते हो आप। सब्जेक्ट के बाद वर्ब ये डू है, इसमें लगा रखा है, ठीक है, बार बार लूट मच रही है, बार बार नहीं लगाएंगे। इसके बाद डिड में सेकंड फॉर्म है, आर की है सेकंड फॉर्म। अब इसमें एस नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद हम तीन चीजें यूज कर सकते हैं, उन तीनों में से भी एक बार में सिर्फ एक आएगी, वो मैं बताऊंगा कौन सी तीन चीजें हैं। तो आपको यहाँ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है वो ये लेनी है गो। ना आप गोज ले सकते, चाहे डज हो चाहे डिड हो, ये गोज तो ले ही नहीं सकते। तो आप वर्ब की केवल कौन सी फॉर्म लोगे? फर्स्ट, है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, केवल फर्स्ट आएगी, चाहे डज है चाहे डिड है। पॉइंट टू बी नोटेड। ये रूल मैंने यहाँ लिख दिया है, इसी का एक बेस रूल। ठीक है, इसी का ही एक बेस रूल। ध्यान रहे, ध्यान रहे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल लिख रहा हूं नोट डाल के। ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे चाचा जी बताइए? सिंगुलर सब्जेक्ट के, सिंगुलर, आहा, सिंगुलर सब्जेक्ट के तुरंत बाद
नीचे दी हुई, नीचे दी हुई 3 बातों में से, नीचे दी हुई 3 बातों में से एक बार में केवल, एक बार में केवल एक बात ही लागू होगी। मैं 3 बातें बता रहा हूं, उन तीनों में से एक बार में सिर्फ एक ही बात क्या होगी, लागू होगी। सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद आप जो वर्ब लोगे, यहां मैं जो वर्ब लेना चाहता हूं, उस सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट, और इस सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद इन तीनों में से जो मैं लिख रहा हूं, एक बार में सिर्फ एक ही बात आ सकती है। और वो कौन कौन सी बातें हैं, देखिए, एक बात इधर, एक इधर, एक इधर। सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद या तो आप उस वर्ब में एस या ईएस लगा सकते हो, या उसमें आप मॉडल ही लगा सकते हो, और या फिर उसमें आप सेकंड फॉर्म ही लगा सकते हो। 3 बातें हैं, इनमें से एक बार में एक ही चीज आप लगा सकते हो, राइट। और ये सब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है लगना, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसमें या तो एस या ईएस ही लग सकता है, या मॉडल ही लग सकता है, या सेकंड फॉर्म ही लग सकती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, एक बार में सिर्फ एक ही चीज लग सकती है। जैसे मान लीजिए आपका कोई सब्जेक्ट है और मैंने दिया यहाँ सोहन, और मैंने यहाँ कहा विल नॉट रोट्स अ लेटर, सोहन विल नॉट रोट्स अ लेटर। अब आप यहाँ एक चीज नोटिस करेंगे, और वो चीज क्या है गाइस, सुनो। इसमें आपने मॉडल भी ले लिया, आप जरा देखिए, ये आपका मॉडल है, ठीक है। इसमें आपने सेकंड फॉर्म भी ले ली, कौन सी फॉर्म गाइस, सेकंड फॉर्म। और इसमें आपने एस भी ले लिया। 3 चीजें आपने ले रखी हैं, मॉडल भी आपने यहाँ ले लिया, सेकंड फॉर्म भी आपने ले ली, और एस भी इसमें आपने लगा रखा है। तो तीनों में से एक बार में सिर्फ एक ही बात आ सकती है, सिर्फ एक बात। इसका मतलब शी के साथ अगर आपको विल लेना है, सोहन के साथ अगर आपको विल लेना है, तो ये दोनों बातें निकालनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने ये लाइन खींच दी है ना, आप इसको नोट को हटा दो, इसकी जरूरत ही नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपका सब्जेक्ट क्या है, आपने कहा सर सब्जेक्ट सोहन है, 3 बार लिख लो सोहन को, क्योंकि आपके पास यहाँ 3 कॉन्सेप्ट बनने जा रहे हैं। अगर आपने मॉडल लिया तो ये बाकी की 2 चीजें खत्म करनी पड़ेंगी। अगर आपने मॉडल लिया, यानी कि अगर मैं विल लेना चाहता हूं, तो अब ये जो वर्ब होगी इसमें ना मैं सेकंड ले सकता ना एस, तो आपके पास बचा केवल राइट, केवल राइट बचा। बोलो यस और नो। अब जाके ये सेंटेंस सही हुआ। ये नहीं कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपने एस ठोक दिया राइट में, राइट्स कर दिया, नहीं, यहाँ जगह पहले ही घेर ली है किसने, मॉडल ने। और ये बात मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा तब भी पूछूंगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद वर्ब में कौन कौन सी बातें आ सकती हैं, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि सेकंड फॉर्म लेनी है, तो आप सेकंड फॉर्म ले लें, जैसे आपने रॉट। अब आप मॉडल को भी इग्नोर कर दिए और एस को भी इग्नोर कर दिए। इसका मतलब अगर पहले से आपने सेकंड फॉर्म ले ली तो उसमें आप एस नहीं लगा सकते। तो यही तो कारण है कि कुछ फॉर्म ऐसी होती हैं जो सेकंड भी वैसी होती हैं और फर्स्ट भी वैसी होती है ना। कुछ फॉर्म ऐसी होती हैं जो सेकंड भी वैसी होती हैं और फर्स्ट भी वैसी होती है। अब पता कैसे लगता है कि वो सेकंड है या फर्स्ट है, तो अगर उसमें एस नहीं है तो वो सेकंड मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर वो फर्स्ट होती तो उसमें एस लग जाता, उसमें जगह सेकंड ने लगा रखी है, घेर रखी है, तो फिर एस नहीं लगा पाएगा। इसका मतलब यहाँ सेकंड आ गई तभी तो एस नहीं लगा पाया।
अगर मैं एस लूंगा तो बाकी चीजें नहीं ले पाऊंगा। तो जैसे मैंने एस ले लिया तो राइट्स, अब मैंने एस ले लिया तो राइट्स में अब मैं मॉडल भी नहीं लगा सकता। तो ये तीन कॉन्सेप्ट होते हैं, इन तीनों में से एक बार में कोई एक चीज ही आएगी। नीचे दी हुई, नीचे दी हुई तीन बातों में से, नीचे दी हुई तीन बातों में से, तीन बातों में से कोई एक ही एक बार में यूज की जाती है। तो एक ही एक बार, कोई एक एक बार में यूज की जाती है। इन तीनों में से कोई एक बार में एक ही चीज यूज की जाती है। ठीक है गाइस। तो इस तरह से अगर ये बातें आपको याद हो गई तो आगे कई सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। आप आगे सुनो। अब आपने ये एक ही पॉइंट समझा, कौन सा पॉइंट समझा आपने? पॉइंट नंबर वन, डू डज डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, या फिर इसमें आप मॉडल भी ऐड कर सकते हैं। बस आपको बुरी नहीं लगनी चाहिए मेरी बात। डू डज डिड और मॉडल, इन तीनों के चारों के कॉन्सेप्ट सेम है। तो आप चाहें MODA मॉडल्स भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? इन इसका भी वही सेम कॉन्सेप्ट है। अगला कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड, थर्ड नहीं सेकंड। एक साथ किसी सेंटेंस में सेम कलर का बी नहीं आना चाहिए। एक साथ एक साथ किसी सेंटेंस में हम्म, एक साथ किसी सेंटेंस में नीचे दी हुई वर्ब्स किसी सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में नीचे दी हुई वर्ब्स में से एक साथ दो को यूज, एक साथ दो को यूज नहीं किया जाता है। वो कौन सी वर्ब्स हैं जिनको एक साथ दो को यूज नहीं, एक साथ दो यूज नहीं, दो को यूज नहीं किया जाता, दो को यूज नहीं किया जाता, वो वर्ब्स हैं बी की। कौन सी वर्ब्स हैं गाइस? बी की वर्ब्स हैं। देखते हैं। बी, बीन, बीइंग और टू बी। कोशिश ये रहे कि ये एक साथ रेगुलरली यूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक साथ दो एक साथ यूज नहीं होती। मतलब आपस में किसी के भी साथ, जैसे मान लीजिए इस बी के साथ ये बी दिख रहा हो तो भी सही नहीं माना जाता, या इनका प्रचलन कम है, यूज नहीं होता। तो ये फॉर्म्स आपस में एक दूसरे के बाद रिपीट नहीं होती। इतना ही ध्यान रखना है। जैसे बीन के साथ ना बीइंग आता, ना टू बी आता, और ना फिर ये बी आता। उसी तरह से अगर देखा जाए तो इस बी इंक के साथ ना ये टू बी आता, ना ये बीन आता, राइट, और ना ये वाला बी आता। उसी तरह इस टू के साथ भी, इस टू बी के साथ भी ना बीइंग आता, ना बीन आता, आहा, और ना फिर ये बी आता। मतलब ये आपस में एक दूसरे के बाद रिपीट नहीं होती।
ठीक है, एक साथ दो यूज नहीं होनी चाहिए इनमें से। इसका एक सेंटेंस देता हूं मैं आपको। मान लीजिए मैंने कहा शी विल बी बीइंग टीचिंग इंग्लिश। अब इस सेंटेंस में देखिए, आपने देखा एक साथ सेम कैटेगरी के दो बी, ये बी उसी कॉलम में से उसी बॉक्स में से है, ये देखेंगे आप, ये रहा। और ये बीइंग भी उसी में से है। क्या एक तलवार में, एक मियान में दो तलवार रह सकती हैं? नहीं। क्या एक घर में दो बीवी रह सकती हैं? नहीं। रहेंगी तो बजेंगी, मतलब लड़ाई बजेगी, लठ बजेगा। तो यहाँ एक भी ये रहा, एक ही भी ये रहा, तो सेम कलर की सेम सूरत की दो भी एक साथ आ रही है। हाँ, अलग अलग होती तो चल जाता, जैसे एक तरफ इजेमा आ रहा है तो चल जाता, वो जो आ रहा है तो चल जाता, लेकिन सेम कैटेगरी के दो भी एक साथ नहीं चलेंगे। तो इन दोनों में एक लीगल है और एक इलीगल है। आपको यही काम करना है, इनमें से ये देखना है कि कौन सी लीगल है और कौन सी इलीगल है। जो लीगल है उसको रखना है और जो इलीगल है उसको हटाना है, ठीक है। तो आपने देखा मॉडल, मॉडल की जो लीगल वाइफ है वो यही है। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। और ये आपकी फर्स्ट है और ये आपकी फोर है। तो मॉडल कहेगा कि मेरी असली वाली लुगाई को छोड़ दो और नकली वाली को हटा दो, तो यहां से ये वाली हट जाएगी बीइंग। तो ये आपका एरर हो जाएगा। तो आपका सीधा सेंटेंस बनेगा सी विल बी बीइंग टीच, सी विल बी टीचिंग इंग्लिश, बीइंग नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? आपके पॉइंट कितने हुए? तीन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स पे चर्चा कर रहे हैं हम, ठीक है। पहला पॉइंट डू डज डिड का, दूसरा पॉइंट ये आपका किसी सेंटेंस में नीचे दी हुई वर्ब्स में से एक साथ दो को यूज नहीं किया जाता है, इनमें से एक साथ दो नहीं आनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अब आगे और एक चीज बताता हूं, ठीक है। अब आपकी टोटल कितनी वैल्यूज बनती हैं वो आप देखिए। ये भी आप अभी समझ लीजिए ताकि आगे चल करके आपकी इंग्लिश बहुत बेहतरीन और प्यारी हो जाएगी, ठीक है। जरा देखिए टोटल कितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। देखिए गाइस, एक डी कॉन्सेप्ट, एक एम कॉन्सेप्ट, बी कॉन्सेप्ट, एच कॉन्सेप्ट जो आप देख रहे हैं, ठीक है। अब ये मत कहना डी क्या है, डू डज इट, एम मॉडल, बी इज एम आर वॉजवर, है ना, और ये एच। डी के बाद फर्स्ट फॉर्म का कॉन्सेप्ट, डी के बाद फर्स्ट फॉर्म का कॉन्सेप्ट एक, एम के बाद एम कॉन्सेप्ट, इसके बाद दो कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, दो कॉन्सेप्ट इसके और दो कॉन्सेप्ट इसके, ठीक है। टोटल कितने कॉन्सेप्ट बने जरा देखिए। डी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल के साथ वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म आती है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं। बी के साथ अभी आपने पढ़ा फोर्थ फॉर्म और एच के साथ आपने पढ़ा थर्ड, लेकिन बी के साथ पांचवी फॉर्म भी आगे लगाएंगे और एच के साथ भी लगाएंगे। इसका मतलब देखिए बहुत ही बेहतरीन ध्यान देना है आपको, ठीक है। ये बेसिक मैं आपको अभी क्लियर करा रहा हूं जो आपके बहुत काम आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ, देखा जाए तो आपका एक कॉन्सेप्ट कॉमन आ रहा है इधर। आपका एक तो क्या हो गया, डी इज इक्वल टू वन, एम इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू फोर और एच इज इक्वल टू थर्ड। ये तो है इसका लीगल कॉन्सेप्ट जो आपका रिदम चलेगा पूरी इंग्लिश का सिस्टमाइज तरीके से, ये तो आपका लीगल है। इसके साथ बी के साथ और एच के साथ एक फॉर्म और आती है पांचवी, राइट, इन दोनों के साथ। तो ये पांचवी फॉर्म कॉमन है, पांचवी फॉर्म गाइस कॉमन है। ये पांचवी फॉर्म बी के साथ भी आती है और एच के साथ भी आती है। बी के साथ कब आती है? जब कोई काम सब्जेक्ट अपनी इच्छा से करता है और जब कोई काम सामने वाला किसी फोर्स में करता है, यानी कोई दबाव होता है, कोई मजबूरी होती है। तो अब ये थोड़ा सा जान लो आप, ज्यादा बढ़िया रहेगा अभी से ही, ठीक है। मैंने कहा आई, इधर कहा मैंने आई, आपसे मैंने यहां पांचवी फॉर्म दे दी टू गो, और यहां भी मैंने टू गो दे दिया, और मैंने कहा कि मेरे पास एम भी है और एच भी है, खाली जगह में आपको यूज करना है।
तो खाली जगह में इस ब्लैंक में एम भी आ सकता है जो कि बी का पार्ट है भी आ सकता है जो कि एच का पार्ट है, क्योंकि पांचवी फॉर्म अपने से पहले एच भी ले सकती है, बी भी ले सकती है। वापस से समझो, पांचवी फॉर्म अपने से पहले बी भी ले सकती है, एच भी ले सकती है। अगर जाना कोई फोर्स है, कोई दबाव है, या आपकी इच्छा के खिलाफ है, मजबूरी है, कोई दबाव है, तो आप एच को लो। तब तो आप बोलेंगे एच वाली वर्ब के साथ, वो भले हैव लो या हैड, एच वाली लेनी है। तो आई हैव टू गो का मतलब है कि मुझे जाना पड़ता है। और आई के साथ अगर आपने क्या लिया, एम, तो इसका मतलब है मुझे जाना है। तो अर्थ दोनों का सेम हो गया। अर्थ दोनों में कह सकते हो कि जैसे ये पहला वाला सेंटेंस है, इसका अर्थ मुझे जाना है, मुझे जाना है भी कह सकते हो, और या फिर जाना पड़ता है भी कह सकते हो, जाना पड़ता है। यानी कि इन दोनों सेंटेंसेस की मीनिंग में कहीं ना कहीं कोई दबाव छुपा हुआ है। और अगर आई एम टू गो का अगर आप देखो, आई एम टू गो का तो ये कहना है मुझे जाना है, बस नॉर्मली कह रहा हूँ। अर्थ तो इसका भी वही है कि मुझे जाना है, बट इसमें पढ़ता नहीं लगेगा। तो मुझे जाना है, मुझे जाना है, ठीक है। तो इसमें पढ़ता नहीं लगेगा। ये जाना आपकी इच्छा हो गया, ये जाना आपकी क्या हो गया गाइस, इच्छा हो गया। तो ये आपकी इच्छा है, और ये आपका कोई दबाव है, ये आपका कोई क्या है गाइस, दबाव है। बात समझ में आई? ऊपर वाला एक्शन, नीचे दबाव। तो कॉन्सेप्ट गिनिए। कॉन्सेप्ट क्यों गिना रहा हूं, ताकि समझ में आ जाए। बोलो, सब्जेक्ट के बाद बी वन, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, राइट। सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, ये तो आपने सीखा, ठीक है। इसके साथ आपने सीखा डी वन, आपने सीखा एम वन, आपने सीखा बी फोर, आपने सीखा बी फाइव, आपने सीखा एस थर्ड, और आपने सीखा एच फाइव। सारे टोटल कॉन्सेप्ट मिला के ये हैं जो आपको आगे चल करके काम में आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये सारे 8 के 8 कॉन्सेप्ट आप टेंस में यूज करने वाले हो। किसमें यूज करने वाले हो, टेंस में, ठीक है। ये 8 के 8 कॉन्सेप्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब टेंस में आप यूज करेंगे। और मैं आपको इतने बेहतरीन तरीके से आगे लेके जाऊंगा। टेंस फॉर्मेट होता है आपका एक्टिव का। ये पूरा स्क्रीन आपका एक्टिव का है, यहाँ पैसिव का कोई भी डिस्कशन नहीं किया अभी हमने। तो आपने क्या देखा कि ये जितना भी कॉन्सेप्ट है ये हम पढ़ने वाले हैं। डीएमबीएच ऐसे ऐसे फैलेगा आगे चल करके, जिसको आपको जानना है, जिसको आपको समझना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें, क्या क्या समझ सकते हैं, जो बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए जरूरी है, ठीक है। तो समझ आ गया, क्या क्या समझोगे बोलो फाइनली, ताकि हम आगे बढ़े। डीएमबीएच, बोलो डी एम बी एच, इसी पे हम कैलकुलेशन बैठाएंगे। डी वन कॉन्सेप्ट नंबर 1, एम वन कॉन्सेप्ट नंबर 2, बी फोर, राइट, और एच थर्ड। ये इसके लीगल कॉन्सेप्ट हैं। 1 2 3 4 बच रहे हैं अभी 4। इन दोनों को समझ गए आप, बी और 5 ये अपने साथ, राइट, पांचवी फॉर्म भी लेते हैं। बस फर्क क्या है, एक में इच्छा और एक में बोले तो अनिच्छा। तो आप चाहो तो इसको ऐसे समझ सकते हो, राइट, 1 और 2। एच में भी पांचवी फॉर्म, बी में भी पांचवी फॉर्म। और फर्क आपको पता चल गया कब, H5 का मतलब फोर्स या फिर आपकी अनिच्छा, राइट, अनिच्छा। और यहां बी के साथ 5, बी के साथ 5 आपकी इच्छा, आपका मन, नो फोर्स, राइट। बस इतना सा समझना है। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने पैटर्न हुए, 6। और बच गए कौन कौन से पैटर्न, 6 पैटर्न, राइट। एक S1 और एक S2, ये वो पैटर्न है जहां डीएमबीएच का कोई लफड़ा नहीं है। ये पूरी कैलकुलेशन आपकी इंग्लिश ग्रामर की है। जिसको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई, समझ लो उसको अंग्रेजी का वर्ब वाला डिपार्टमेंट बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये सब इन्हीं सिस्टम्स पे हम बात करेंगे धीरे धीरे, और कुछ नहीं होगा, यही होगा घूम फिर के। इज दैट क्लियर? तो बड़ा अच्छा था, ये पूरा सिस्टम आपके सामने था, आप देख सकते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। पहला पॉइंट ये है जो आपको ध्यान में रखना है, बहुत कुछ ध्यान रखने वाला नहीं है।
एच के साथ थर्ड फॉर्म, बी के साथ फोर्थ फॉर्म, पूरा कितना प्यारा स्ट्रक्चर है जो कि लिटरली आपको इसको फॉलो करना है। इज दैट क्लियर? तो आपका सारा खेल जो भी स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा ये वाला एक पैटर्न, ठीक है, इधर, और ये दूसरा पैटर्न। अब यहाँ से आपकी नई शुरुआत होगी जिसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब है, एक आपकी एच वाली और एक बी। आपने जाना एच लेता है थर्ड, बी लेता है फोर, ये इनका लीगल मेथड है। और जहां जहां थर्ड फॉर्म होती है उसको नाम दिया गया है परफेक्ट, ये भी मैं आपको समझा चुका हूं, क्विक रिवीजन। और जहां जहां फोर्थ फॉर्म होती है वहां उसका नाम दिया गया है कंटिन्यूअस। क्या नाम दिया गया गाइस? कंटिन्यूअस। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, तो अब इन तीनों का जो मिक्स कॉन्सेप्ट निकल के आएगा जो आपको खुशी देगा। तो परफेक्ट का आप लोगे पी, एच, और इसका तीन, इधर से कंटिन्यूअस का सी, इसका लेंगे आप बी, इसका लेंगे फोर। तो ये एच, इसको कह रहे हैं हम हैव को, और बी को। तो आपकी दो ट्रिक निकल के आ गई। कौन कौन सी? एक तो आई पी एच थ्री, एक आई सी वी फोर। जिसका मतलब है जब जब हम पी फोर परफेक्ट बनाएंगे, जब जब हम परफेक्ट बनाएंगे उसके लिए यूज करेंगे एच। और जहां एच आएगा वहां फॉर्म आएगी थर्ड, यानी जहां एच वहां थर्ड। ठीक है, जहां एच वहां थर्ड, जहां जहां हम कंटिन्यूअस बनाएंगे वहां वहां आएगा बी, यानी ये पूरा एक सिस्टम है। और जहां बी आएगा वहां फॉर्म आएगी फोर। ठीक है, तो जहां परफेक्ट वहां एच, जहां एच वहां थर्ड, जहां कंटिन्यूअस वहां बी, जहां बी वहां फोर, यानी जहां फोर वहां बी, जहां बी वहां कंटिन्यूअस। आप समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो जहां परफेक्ट वहां एच, जहां एच वहां थर्ड, या जहां थर्ड वहां एच, जहां एच वहां परफेक्ट। उसी तरह से, ठीक है, जहां फोर वहां बी, जहां बी वहां सी। इनमें से एक भी हटेगा पूरा हट जाएगा, एक आएगा दूसरा आएगा। तो पी एस थ्री सी बी फोर हम दो ट्रिक पढ़ेंगे, इनसे हम पूरा काम करेंगे। पी एस थ्री सी बी फोर, अंडरस्टैंड? क्लियर है सब यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब अच्छा, इसके साथ साथ पी एस थ्री सी बी फोर पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब हल्का सा एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कम इंपॉर्टेंट बात है। हम, जैसे हम सेंटेंस का टेंस पहचानने से संबंधित कुछ बात है। ठीक है, पॉइंट नंबर वन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, पॉइंट नंबर वन, सब्जेक्ट के बाद वाली वर्ब को टाइम के खाते में रखें। ठीक है, टाइम के खाते में रखें। इसमें पॉइंट नंबर ए, अगर वह वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट के नाम से पुकारें। अगर फर्स्ट है तो प्रेजेंट के नाम से पुकारें। बी, अगर अगर उस फर्स्ट फॉर्म के पहले विल
या शैल दे रखा हो तो फ्यूचर के नाम से पुकारें। तो फ्यूचर के नाम से पुकारें। फ्यूचर के नाम से पुकारें। इज दैट क्लियर? इसी में पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी, अगर वो सेकंड फॉर्म है, अगर वो सेकंड फॉर्म है, मैं नोट्स बनवा रहा हूं आपके, पढ़ा तो सब कुछ दिया है ये। अगर वो सेकंड फॉर्म है तो उसे पास्ट के नाम से पुकारें। पास्ट के नाम से पुकारें। अब रूल नंबर, आपने देखा रूल नंबर 1 के 3 पॉइंट। अब रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, यदि एक ही वर्ब सेंटेंस में दी गई हो तो उसी से प्रेजेंट और पास्ट बताएं और उसी वर्ब को सिंपल या इंडेफिनिट बताएं। उसी को सिंपल या इंडेफिनिट नाम दें। एक ही वर्ब हो। जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास सेंटेंस है आई नो। अब इसी को आपको प्रेजेंट पास्ट कहना है और इसी को आपको सिंपल इंडेफिनिट कहना है, क्योंकि ये एक ही क्रिया है। ठीक है, ये एक ही क्रिया है। तो अब ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है तो T1, और टाइम के नजरिए से भी फर्स्ट और वर्ब के नजरिए से भी फर्स्ट। अब टाइम के नजरिए से देखोगे तो ये फर्स्ट फॉर्म है, तो मैंने बोला प्रेजेंट, और ये फर्स्ट या तो सिंपल या इंडेफिनिट। पीछे बोलोगे तो इंडेफिनिट, और अगर पीछे नहीं बोलना चाहते हो, आगे लिखना चाहते हो, तो प्रेजेंट के आगे लिखा जाता है ये वर्ड, तो सिंपल वर्ड आगे लिखा जाता है और इंडेफिनिट वर्ड जो है पीछे लिखा जाता है। इन दोनों में से कोई एक ही बोलना है, या तो सिंपल प्रेजेंट बोलो या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलो। अंडरस्टैंड? एक ही वर्ब थी, इसी से टाइम और इसी से वर्ब। ठीक है, ध्यान रहे, नोट डाल के एक चीज लिखनी है, नोट डाल के। ध्यान रहे,
ध्यान रहे, ध्यान रहे यदि सेंटेंस में is, am, are, was, were, has, have, had, में से कोई एक ही वर्ब सेंटेंस में दे रखी हो, सेंटेंस में दे रखी हो तो उसे इंडेफिनिट का दर्जा ना दें। इंडेफिनिट बोलने की जगह सिंपल बोले। अगर किसी सेंटेंस में इनमें से कोई वर्ब देखिए इज एम आर वॉच पर, अगर किसी सेंटेंस में इनमें से कोई वर्ब देखिए इज एम आर वॉच पर, इज एम आर वॉच पर है, ठीक है, या फिर हैज हैव हैड है, तो इनको हम कभी भी इंडेफिनिट नहीं कह सकते। जैसे मैंने कहा आई एम ए डॉक्टर, अब इसका आपको टेंस बताना है, तो वर्ब अकेली है और ये फर्स्ट फॉर्म है, तो इससे टाइम तो पता चल गया, T1 टाइम है, इसका फर्स्ट फॉर्म है ना, तो फर्स्ट फॉर्म से हमेशा हम प्रेजेंट कहते हैं, बोलो हाँ है ना। बट इसमें इज एम आर वॉज वर्ब में से जो वर्ब रह गई अकेली, तो बस उसको आपको सिंपल ही कहना है, इंडेफिनिट नहीं कहना, तो इसका नाम आप कहेंगे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। इज दैट क्लियर? आप इसको सिर्फ और सिर्फ क्या कह सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट कह सकते हैं। आई एम ए डॉक्टर, आई हैव ए पेन, आई वॉज ए डॉक्टर, ठीक है, इट इज माइन। तो जो सिंगल वर्ब वाले सेंटेंस है जिनमें सिर्फ इज एम आर वॉज वरी हो या हैज हैव हैड हो और कोई दूसरी वर्ब नहीं हो, तो आप उसको इंडेफिनिट नहीं कह सकते। यूं कहिए इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड को इंडेफिनिट नाम नहीं दे सकते, सिंपल कह सकते हो। अगर ये अकेले रह जाते हैं तो, अकेले नहीं किसी और के साथ हैं तब तो दिक्कत ही नहीं है, जैसे आई हैव डन इट। अब आप क्या करेंगे, पहली वर्ब जो है ये वर्ब आपकी टाइम के खाते में और ये वर्ब आपकी वर्ब के खाते में, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है और ये आपकी थर्ड है। तो जो फर्स्ट है ये आपकी किसके खाते में गई, टाइम के, और इसका नाम होगा आपका क्या, प्रेजेंट। तो एक नाम हो गया इसका इधर से प्रेजेंट, दो नाम हमें कम से कम चाहिए, इधर ये थर्ड है तो थर्ड को हम कह देते हैं परफेक्ट, तो हमें इसको जरूरत ही नहीं पड़ी कुछ और नाटक करने की, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। और अगर केवल और केवल होता आई हैव अ पेन, सिर्फ इतना होता आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, अब हैव फर्स्ट फॉर्म है इसलिए प्रेजेंट तो ये है, इसलिए प्रेजेंट तो ये है, लेकिन क्योंकि ये T1 है और T1 होने की वजह से ये प्रेजेंट के खाते में तो गया, अब वह अकेली रह गई, दूसरा नाम कहाँ से दें, तो दूसरा नाम आप इसको सिंपल ही दोगे, तो आप इसे कहोगे सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, इस तरह से। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए और वास्तव में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इनका एक बार और अच्छे से रिवीजन कर लेना, क्योंकि ये सब जान लोगे तब मैं आपको एक अच्छी प्रोसेस पे लेके जाऊंगा और उस प्रोसेस में सिखाऊंगा मैं आपको CV4 PS3, यानी कि हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट होगा, जो अगला कॉन्सेप्ट होगा जिसपे हम तरीके से और शिद्दत से अच्छी बातें करेंगे, वो आपका होगा CV4 और PS3, राइट। ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे CV4 और PH3। इस कॉन्सेप्ट पे पहुंचने से पहले मैं आपको हर तरह के सेंटेंसेस का
आइडेंटिफिकेशन और सिखाऊंगा, राइट, आइडेंटिफिकेशन, कि कैसे पहचाने कि वो सेंटेंस कौन से टेंस का है, आइडेंटिफिकेशन। इज दैट क्लियर गाइस? ये मैं आपको सिखाऊंगा, इसकी एक प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर तरीके से, और उस प्रैक्टिस में हम ये भी सीखेंगे कि वर्ब्स को, सेंटेंस को कैसे सेट करें, मॉडल के बाद वर्ब कौन सी लगाएं, डी के बाद वर्ब कौन सी लगाएं, वी के बाद वर्ब कौन सी लगाएं, एच के बाद वर्ब कौन सी लगाएं। ये प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम CV4 PS3 पे पहुंचेंगे प्रॉपर तरीके से। तो इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपसे मिलूंगा अगले कॉन्टेक्ट में। धन्यवाद, टेक केयर, थैंक यू।